गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जो आपकी बुक है नॉलेज एंड करिकुलम, तो उसमें आज मैं आपको थर्ड यूनिट स्टार्ट करवा रही हूँ। तो पहले आपकी 2 यूनिट हो चुकी हैं, तो ये आपकी तीसरी यूनिट है। तो तीसरी यूनिट में आपका जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि पाठ्यक्रम परिवर्तन के प्रभावी कारक, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके परिवर्तन यानी कि उसको चेंज करने में कौन कौन से कारक है प्रभाव डाला, किन कारकों की वजह से उसको चेंज करना पड़ा, यानी कि उसको बदलाव करना पड़ा हमारे पाठ्यक्रम में। तो जो हमारा पाठ्यक्रम यानी कि हमारी जो भी शिक्षा होती है उसमें जो भी परिवर्तन या जो भी चेंज लाना होता है उसका मुख्य आधार होता है हमारा जो समाज का वर्तमान स्वरूप में चल रहा होता है। तो क्या था कि जो हमारा विद्यालय पाठ्यक्रम का स्वरूप है वो क्या है, सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित है। जो हमारा पाठ्यक्रम है यानी कि जो हमारी शिक्षा है उसका जो संबंध है वो किससे है, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित है। सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ही हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो सिलेबस है उसके विविध विषयों का क्या किया जाता है, उसमें या तो उनका समावेशन होता है, विविध विषयों का या तो समावेशन होता है या उनका बहिष्कार करना पड़ता है। और इसके कई कारण होते हैं। ये कारण होते हैं हमारे सामाजिक कारण होते हैं, जिसके कारण कि हमें हमारे पाठ्यक्रम को क्या करना पड़ता है, उसमें परिवर्तन लाना पड़ता है या उसे चेंज करना पड़ता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि हमारी जो वैदिक काल की शिक्षा थी, वैदिक काल की शिक्षा में हमारा जो संस्कृत विषय था उसको क्या था, प्रथम स्थान प्राप्त था, क्योंकि उस टाइम की जो शिक्षा थी वो आदर्शवादिता और आध्यात्मिकता पर आधारित थी। और जो हमारी संस्कृत भाषा है उसको क्या माना जाता था, प्रमुख स्थान प्राप्त था, किसको, संस्कृत भाषा को। इसे क्या है, देववाणी के रूप में समाज में क्या किया जाता था, इससे जो हमारी संस्कृत है, क्योंकि इसे देववाणी के रूप में समाज में क्या किया जाता था, स्वीकार किया जाता था, किस भाषा को, संस्कृत भाषा को। लेकिन उसके बाद जो हमारा ये तो हमारा था वैदिक काल, उसके बाद हमारा जो आया मध्यकाल, यानी कि हमारे बीच का काल। मध्यकाल में उर्दू, फारसी, अरबी इसको ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। तो इन भाषाओं के प्रभाव से भी हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ये व्यापार में क्या क्या था, भाषाओं के आधार पर ही इनको संचालित होते थे। यानी कि जो भी हमारे मध्यकाल में अरबी, फारसी, उर्दू जो भी हमारा व्यापार था, क्योंकि हमारी जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं थी, व्यापार था, व्यापार इन भाषाओं के माध्यम से ही होता था। कौन सी भाषाएं होंगी, अरबी, फारसी और उर्दू। उसके बाद आपका जो मध्यकाल के बाद हमारा जो काल आया था वो था ब्रिटिश काल, यानी कि ब्रिटिश काल जो हमारा अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का काल था। तो उसमें क्या था कि जो हमारी अंग्रेजी भाषा थी उसको क्या अधिक महत्व दिया जाता था, यानी कि जो भी हमारी शिक्षा थी उसका जो प्रमुख आधार था, जो हमारा केंद्र बिंदु था वो क्या था, अंग्रेजी शिक्षण के माध्यम से ही क्या किया जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। और उसमें क्या हमारे वर्तमान समय में भी हमारे क्या होता है, वर्तमान समय जो हमारा आज का युग है, तो इसमें भी जो हमारी अंग्रेजी भाषा है उसको ही प्रथम स्थान प्राप्त है। यानी कि हमारी जो प्राथमिक स्तर की कक्षाएं होती, स्कूलों में कक्षाएं होती हैं, तो उसमें भी हमारी जो अंग्रेजी भाषा है उसको ही प्रथम स्थान प्राप्त दिया जाता है, यानी कि उसको ही सिखाया जाता है प्रथम स्थान पर। उसके बाद हमारा जो पाठ्यक्रम से उपयुक्त जो भी हमारे सभी विषयों का निष्कासन एवं समावेशन के आधारों पर ही जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसके प्रभावी कारकों के रूप में उसे क्या माना, प्रभावी कारकों के रूप में उसे माना जा सकता है। क्योंकि पाठ्यक्रमीय जो हमारी पाठ्यक्रमीय व्यवस्था है वो क्या है, सदैव ही सामंजस्यपूर्ण रही है, यानी कि उसमें सामंजस्य, जो हमारी पाठ्यक्रमीय व्यवस्था है वो हमेशा से ही सामंजस्यपूर्ण रही है। और यह सामंजस्यपूर्ण की और व्यवस्था की और ये क्या करती है, संकेत करती है। क्योंकि पाठ्यक्रमीय कारकों क्या प्रभाव विद्यालय व्यवस्था, जो हमारी विद्यालय विषयों एवं सामाजिक व्यवस्था दोनों पर ही रहता है। जो इसका हमारा पाठ्यक्रमीय व्यवस्था का जो प्रभाव है वो हमारी
जो विद्यालय विषय है जो हमारे सामाजिक व्यवस्था दोनों पर ही रहता है और पाठ्यक्रमीय कारकों के माध्यम से ही और इसके जो हमारा प्रक्रिया संभव होती है और शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण हेतु जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं हमारे की इसके इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो हमारी जो शिक्षा है किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करवाई जाती है। इसमें शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण हेतु प्रमुख जो हमारे कारकों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, यानी कि जो इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं उनके बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। तो इसमें देखो इन स्रोतों की संख्या बहुत अत्यंत ही मात्रा में पाई जाती है जो कि हमारी शैक्षिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनकी संख्या क्या अनंत रूप में पाई जाती है, इसलिए इसका पता लगाना क्या है बहुत ही कठिन या मुश्किल होता है। साथ ही उद्देश्यों का निर्धारण जो हमारा होता है वो विविध रूप में नहीं किया जा सकता, किंतु इनके जो हमारे कारक हैं उनको क्या कहता है कारक यानी कि फैक्टर होते हैं प्रभावशाली प्रभावित करते हैं जो कारक होते हैं फैक्टर होते हैं स्रोत होते हैं। कारकों को प्रकृति एवं विस्तार क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से इसे अग्रलिखित वर्गों में क्या किया जाता है विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहला इसमें कौन सा कारक आता है हमारा सामाजिक कारक आता है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसको प्रभावित करता है। कौन सा पहला कारक है वो है हमारा सामाजिक कारक। कौन सा कारक है पहला सामाजिक कारक। कौन सा कारक सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में देखो क्या होता है जो हमारी शिक्षा होती है जो हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है उसमें क्या होता है हमारे शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण समाज द्वारा जो समाज है समाज द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समस्याओं के समाधान के लिए ही इसको क्या किया जाता है शिक्षा के समाधान के लिए जो हमारी शिक्षा है जो हमारे शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किसके के लिए किया जाता है स्वयं जो समाज की स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और जो हमारी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए इसका क्या किया जाता है निर्धारण किया जाता है समाधान किया जाता है। समाज का जो हमारे समाज के अंदर आर्थिक राजनैतिक तथा सांस्कृतिक आधार क्या है हमारी जो समाज के अंदर व्यवस्था चल रही है उसका आर्थिक राजनीतिक और जो उसका सांस्कृतिक आधार क्या है तथा इसकी आवश्यकताएं किस प्रकार की हैं किसकी हमारे समाज की इसकी आवश्यकताएं किस प्रकार की हैं ये बातें जो हमारी होती हैं ये बातें सारी क्या होती है शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण हेतु क्या है अति महत्वपूर्ण होती हैं। अतः बालक जिस समाज में रहता है यानी कि जो हमारा बालक है मनुष्य जो भी है जिस समाज में रहता है उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं उसकी क्या है कुछ मान्यताएं होती हैं मूल्य एवं दर्शन होते हैं। सामाजिक मूल्यों के अभाव में यानी कि जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं अगर उसका अभाव पाया जाता है सामाजिक मूल्यों के अभाव में व्यक्ति को समाजोपयोगी नहीं बनाया जा सकता यानी कि जो भी हमारे मूल्य हैं अगर उसका अभाव मनुष्य में पाया जाता है तो हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। इसके साथ ही जो हमारी संस्कृति यानी कि जो हमारा कल्चर है अगर हमारी संस्कृति का विकास जो हमें हमारी संस्कृति है क्या है वो हमें किसमें मिली है हमें विरासत के रूप में मिली है और इसकी सुरक्षा एवं संवर्धन उसमें समसामयिक दृष्टि से संशोधन हो रहा है या प्रजातांत्रिक जीवन मूल्यों का अनुशीलन या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि जो हमारा विज्ञान आज का युग है विज्ञान प्रौद्योगिकी का ज्ञान तथा अन्य सामाजिक आर्थिक राजनैतिक धार्मिक नैतिक जो हमारे प्रश्न हैं जब जो ये सारे हमारे क्वेश्चन हैं कौन कौन से हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक नैतिक प्रश्न भी इसके अंतर्गत आते हैं किसके हमारे समाज के अंतर्गत हमारे सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत। फलतः शैक्षिक उद्देश्य जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण हेतु ये हमें क्या है
उपरोक्त जो हमारी शैक्षिक व्यवस्था है उसमें इसको स्थान देना बहुत ही आवश्यक होता है। किसका? सामाजिक मूल्यों का। किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, जो भी समाज में व्यक्ति रहता है, किसी भी व्यक्ति की जो भी आवश्यकताएं हैं उसे क्या करती हैं? आवश्यकताओं के आधार पर ही व्यक्ति क्या बनता है? क्रियाशील बनता है, यानी कि वो क्रिया करता है, काम करता है। अगर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या करता है? क्रियाशील बनता है। मनुष्य तथा समाज, यानी कि जो हमारा मनुष्य है और जो हमारा समाज है, जिस समाज में हम रहते हैं, समाज की अनेक प्रकार की क्या होती हैं? आवश्यकताएं भी होती हैं। और ये हमारी आवश्यकताएं हैं वो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करने का आधार प्रदान करती हैं। यानी कि जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। इन आवश्यकताओं अर्थात शिक्षा के उद्देश्य, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं अर्थात शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति समुचित पाठ्यक्रम, जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम के माध्यम से ही की जा सकती है। जो हमारा सिलेबस है, जहाँ हमारे जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, तो उस पाठ्यक्रम में हमारे नैतिक मूल्यों को भी हमें सिखाया जाता है। और उचित एवं उपयोगितापूर्ण, यानी कि जो हमारी पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में हमारे लिए उचित और उपयोगितापूर्ण पाठ्यक्रम का निर्माण उपयुक्त विषय वस्तु के चयन से ही संभव है। यानी कि हमें हमारा जीवन व्यतीत करने के लिए हम अगर विषय वस्तु जो हमारी है उसका चयन ही संभव है। इस प्रकार की जो हमारी आवश्यकताएं हैं विषय वस्तु को खोजने के लिए स्रोत का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। कौन सी? हमारे शैक्षिक उद्देश्य। क्योंकि शिक्षा जो है वो ही व्यक्ति एवं सामाजिक उद्देश्यों, जो हमारी शिक्षा है शिक्षा ही व्यक्ति एवं सामाजिक उद्देश्यों का निर्धारण व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताएं होती हैं। जो हमारा समाज है उसकी जो आवश्यकताएं होगी, उसकी अभिवृत्तियां होगी, उसकी आकांक्षाएं होती हैं या उसकी रुचियां होती हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है। किसका? हमारे पाठ्यक्रम का निर्धारण। किसकी आवश्यकताओं? समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी जो आकांक्षाएं हैं या उसकी जो भी अभिवृत्तियां होगी या उसकी जो भी रुचियां हैं, उसके आधार पर ही हमारे पाठ्यक्रम का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार जो हमारा राष्ट्र यानी कि हमारा देश है, इस प्रकार किसी राष्ट्र के शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण उस राष्ट्र की जिस देश की जो शिक्षा का उद्देश्य होता है, उस राष्ट्र की विभिन्न आवश्यकताओं कि उस देश की क्या आवश्यकताएं हैं, उसके आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। उसकी आवश्यकताएं, उसकी क्षमताएं, उसकी आकांक्षाएं या उस देश की संस्कृति यानी कि उसका कल्चर, उसकी परंपराएं यानी कि उसका रीति रिवाज आदि को ध्यान में रखकर ही शिक्षा का क्या किया जाता है? जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। और जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा का आविष्कार समाज के सुधार के लिए भी किया जाता है। यानी कि जो हमारे समाज का सुधार हम किस प्रकार उसमें परिवर्तन लाकर कर सकते हैं, या किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देकर हम समाज का सुधार कर सकते हैं। समाज की जिस प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं, यानी कि जो हमारा समाज है उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, के अनुरूप ही पाठ्यक्रम का क्या होता है? चयन किया जाता है। यदि हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम एवं शिक्षालय समाज की आकांक्षा को पूर्ण नहीं करता, कि इन आकांक्षाओं को पूर्ण, अगर हमारा जो सिलेबस है वो समाज की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता तो उनका महत्व क्या होता है? घटता चला जाता है। किसका? हमारे पाठ्यक्रम का। जैसे कि वर्तमान में जो हमारी शिक्षा है, वर्तमान की जो शिक्षा है वो किस पे? आदर्शवादी और आध्यात्मिकता। जो हमारा प्राचीन काल की शिक्षा थी वो किस पर आधारित थी? आदर्शवादिता और आध्यात्मिकता पर। लेकिन जो हमारी
वर्तमान की शिक्षा है वो आदर्शवाद एवं आध्यात्मिकता जो कि शिक्षा समाज के लिए पूर्णतः स्वीकार नहीं की जा सकती। इसलिए जो आज की विद्यालय पाठ्यक्रम है, जो हमारे आज के विद्यालय का पाठ्यक्रम या जो आज का हमारा सिलेबस है वो कैसा है, वो आदर्शवादी एवं नैतिक मूल्यों के आधार पर पाठ्यक्रम का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। किसके आधार पर? आदर्शवादी और नैतिक मूल्यों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है और उसे ही उचित स्थान प्राप्त होता है। जो हम आज के जो हमारे अभिभावक हैं, यानी कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अभिभावक उस शिक्षा को ही महत्वपूर्ण समझते हैं, बच्चों के पेरेंट्स उस शिक्षा को ही महत्वपूर्ण समझते हैं जो उनके बालकों के लिए रोजगारोन्मुखी, यानी कि ऐसी शिक्षा बच्चे को दी जाए, उनको बच्चों को क्या मिले, उनको रोजगार मिल सके और उनकी जो रोजगार की क्रियाएं हो, उसकी जो गतिविधियां हैं उसको सिखा सके। इस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं बच्चों के अभिभावक। इस प्रकार जो हमारी शिक्षा है समाज का क्या है, हृदय का काम करती है। लेकिन वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो किस पे? आदर्शवादिता पर आधारित थी और उस टाइम की जो शिक्षा थी वो क्या थी? आदर्शवादी थी, मूल्यपरक थी एवं आध्यात्मिक शिक्षा को ही क्या महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। लेकिन जो क्योंकि उस समय समाज में आदर्शवादी शिक्षा एवं धर्म के प्रति, यानी कि अपने धर्म से संबंधित, धर्म से प्रेरित ही शिक्षा बच्चे को क्या की जाती थी? प्रदान की जाती थी। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में, यानी कि जो हमारी परिस्थिति है, प्रत्येक परिस्थिति में परिस्थिति एवं समय के अनुसार, यानी कि जिस प्रकार का टाइम था उसी प्रकार के टाइम की परिस्थिति या समय था, उस समय के आधार पर ही पाठ्यक्रम को क्या था? महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। जैसे कि वैदिक काल की शिक्षा थी वो दर्शनवादी और आध्यात्मिकता पर आधारित थी, लेकिन जो हमारी वर्तमान की शिक्षा है वो है बच्चे का उसे रोजगार मिले, यानी कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। पेरेंट्स इस प्रकार का हमारा जो पाठ्यक्रम चाहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति एवं समय के पाठ्यक्रम को ही महत्वपूर्ण माना जाता था। पाठ्यक्रम के लिए उस पाठ्यक्रम का व्यक्ति एवं समाज के लिए कोई स्थान नहीं था। यानी कि जो आज का हमारा पाठ्यक्रम है उसमें व्यक्ति और समाज को विशेष ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। लेकिन जो हमारा प्राचीन काल की शिक्षा थी उसमें व्यक्ति और समाज को कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं था, केवल हमारे धर्म के प्रति ही बच्चे को शिक्षा दी जाती थी, यानी कि परमात्मा से मिलने से संबंधित आध्यात्मिकता के आधार पर ही उसको बच्चे को क्या शिक्षा दी जाती थी कि बच्चा अपनी परमात्मा से कैसे मिल सके, अपने धर्म से संबंधित शिक्षा ही दी जाती थी। लेकिन आज की शिक्षा ऐसी नहीं है। इस प्रकार जो हमारा आज का पाठ्यक्रम है वो किसके? बच्चे के सर्वांगीण विकास के आधार पर ही हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। और हमारा जो पाठ्यक्रम का द्वितीय एवं प्रमुख आधार है, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम, जो हमारा आज का सिलेबस है उसमें क्या है? पाठ्यक्रम को द्वितीय एवं प्रमुख आधार ही प्राप्त है और इसमें क्या है? हमारी सामाजिक शक्तियाँ होती हैं, यानी कि हमारी जो समाज की आकांक्षाएं हैं या उसकी आवश्यकताएं हैं, तो उसके आधार पर ही आज का जो हमारा पाठ्यक्रम का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। और सामाजिक शक्तियां पाठ्यक्रम के स्वरूप का निर्धारण करने में ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रभाव का क्या करती हैं? प्रदर्शन करती हैं। पाठ्यक्रम का स्वरूप है, जो हमारे सिलेबस का स्वरूप है, वह सदैव ही सामाजिक आकांक्षा के अनुरूप होता है। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जिस विद्यालय में सामाजिक आकांक्षाओं को अधिक महत्व दिया जाता है तो उस विद्यालय की ही समाज में अच्छी छवि होती है। अगर जिस विद्यालय में समाज की आकांक्षाओं का ध्यान नहीं रखा जाता तो वहाँ क्या होता है? उस
विद्यालय में अभिभावक होते हैं वो अपने बच्चे को क्या करते हैं, प्रवेश नहीं दिलवाना चाहते। उन विद्यालयों में ही भावक उनको इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है या जो हमारा सिलेबस है उसमें सामाजिक आकांक्षाएं को ही क्या किया जाता है, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। सामाजिक आकांक्षाएं एवं अन्य सामाजिक शक्तियां ही पाठ्याचर्या के स्वरूप का क्या करती हैं, निर्धारण करती हैं। तो जो ये हमारी सामाजिक आवश्यकताएं हैं या आकांक्षाएं हैं या उनकी अभिव्यक्तियां हैं, जो भी हैं वो क्या करते हैं, हमारे पाठ्यक्रम को क्या करती हैं, प्रभावित करते हैं या उसी के आधार पर उसमें क्या लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। चलिए कि जो हमारा पाठ्यक्रम होता है या जो हमारा सिलेबस होता है वो किसकी पर आधारित होता है, हमारे पाठ्यक्रम पर आधारित होता है या उसी के आधार पर इसको क्या किया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है। तो इसमें मैंने आपको आज पहला जो हुआ था सामाजिक फैक्टर यानी कि सामाजिक कारक है जो हमारे पाठ्यक्रम को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसमें पहला पॉइंट आपका आता है प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक के अंतर्गत पहला आता है सामाजिक मूल्य। इसमें पहला पॉइंट आपका है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य तो जो हमारे सामाजिक कारक है यानी जो हमारे फैक्टर हैं जो हमारे पाठ्यक्रम को पर प्रभाव डालते हैं, तो हमारे जो सामाजिक कारक में सबसे पहला पॉइंट आपका आ गया सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य के अंतर्गत देखो क्या आता है, जो वे हमारे पाठ्यक्रम का प्रमुख आधार है यानी कि जो हमारे पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है या जो हमारे शिक्षा के लिए सिलेबस का निर्धारण किया जाता है, तो उसमें क्या आता है, सामाजिक मूल्यों को ही प्रमुख आधार पर रखा जाता है। सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही हमारे पाठ्यक्रम का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। जो हमारा वर्तमान का जो हमारा भारतीय पाठ्यक्रम है, जो हमारा भारत का सिलेबस है, भारतीय पाठ्यक्रम में आदर्शवादिता का क्या है, गुण छिपा हुआ है। क्योंकि भारतीय समाज में, क्योंकि जो हमारा भारतीय समाज है उसमें मूल रूप से आदर्शवादिता क्या है, विद्यमान है। इससे किसी भी प्रकार से हमारे समाज से पृथक नहीं किया जा सकता है। किसको, आदर्शवादिता को नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो हमारे विपरीत यानी कि जो हमारे अन्य देश हैं, जैसे जो हमारी फॉरेन कंट्रीज होगी या अन्य देश होंगे, वो क्या है, इन सामाजिक मूल्यों के क्या है, विपरीत हैं। इस आदर्शवादिता के क्या है, विपरीत हैं। विपरीत अन्य देशों का जो हमारे देशों में पाठ्यक्रम में आदर्शवादिता का क्या है, समावेशन नहीं होता, यानी कि उनमें जो उनका सिलेबस होता है उसमें आदर्शवादिता का समावेशन नहीं होता, उसको उसमें नहीं मिलाया जाता। किसको, आदर्शवादिता को। क्योंकि उन देशों में उनके देशों का जो समाज है, उन देशों के समाज में मूल में जो उनकी मूल है वहाँ पे आदर्शवादिता के स्थान पर स्वार्थवादिता, क्या चीज, हमारे देश में तो आदर्शवादिता, लेकिन जो अन्य राष्ट्र है वहाँ पे क्या है, स्वार्थवादिता का ही समावेश होता है। अतः सामाजिक मूल्य जो हमारे हैं उसमें पाठ्यक्रम के निर्धारण में अधिक महत्वपूर्ण जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, उसमें पाठ्यक्रम जो हमारा है, सिलेबस है, उसके निर्धारण में जो हमारा सामाजिक मूल्य है उसका ही समावेशन किया जाता है। उसको ही महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है, किसकी, हमारे सामाजिक मूल्यों की। तो इसमें देखो आपके जो सामाजिक कारक हैं उसमें है सामाजिक मूल्य, 1 नंबर पॉइंट है आपका। सामाजिक मूल्य वो है जो हमारे देश में वो किस पर आधारित हैं, आदर्शवादिता। लेकिन जो हमारे दूसरे राष्ट्र हैं वहाँ पे आदर्शवादिता को, उनके आदर्शवादिता में जो उनका पाठ्यक्रम है उसमें आदर्शवादिता का कोई समावेशन नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, स्वार्थवादिता का ही समावेश होता है। तो इस प्रकार हमारे पाठ्यक्रम में सामाजिक मूल्यों का ही निर्धारण किया जाता है। तो इसमें मैंने आज आपको जो बताया है कि जो हमारे पाठ्यक्रम के परिवर्तन यानी कि जो हमारे सिलेबस में परिवर्तन आता है या जो चेंज लाया जाता है उसको कौन कौन से कारक हैं प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि जो हमारी विद्यालय पाठ्यक्रम का स्वरूप है, जो हमारे विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है, जो सिलेबस निर्धारित किया जाता है उसी के आधार पर विद्यालयों में क्या किया जाती है, शिक्षा दी जाती है।
तो उसमें सामाजिक व्यवस्थाओं से ही संबंधित होती है। जो हमारा सिलेबस होता है वो सामाजिक व्यवस्थाओं से ही संबंधित होता है और सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ही क्या किया जाता है, सिलेबस का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि प्राचीन काल में जो हमारी शिक्षा थी, उस टाइम की शिक्षा में संस्कृत जो भाषा थी उसको प्रथम स्थान प्राप्त था। इसको प्रथम स्थान प्राप्त था क्योंकि इसको देववाणी के रूप में माना जाता था। उसके बाद जो हमारा मध्य काल था तब उस टाइम में अरबी, फारसी और उर्दू को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और उसी के आधार पर हमारा जो भी काम होता था, जो भी हमारे आर्थिक जो भी व्यापार होता था, आर्थिक व्यापार होता था, जो भी शिक्षा दी जाती थी वो इन तीनों शिक्षा भाषाओं के माध्यम से दी जाती थी। लेकिन उसके बाद जो हमारा पाश्चात्य काल आया, यानी कि उसके बाद जो हमारा काल आया था वो अंग्रेजी काल आया था। अंग्रेजी काल में जो ब्रिटिश काल आया था, ब्रिटिश काल में अंग्रेजी भाषा को ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। और आज के जो हमारे विद्यालय प्रथम स्तर पर बच्चों को क्या दी जाती है, विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा को ही प्रथम स्थान प्राप्त है। अतः जो हमारी पाठ्यक्रमीय कारकों के माध्यम से जो हमारी विद्यालय विषयों में ही इसका समावेशन एवं बहिष्करण दोनों चीजें ही होती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था सामाजिक कारक, यानी कि जो हमारे सामाजिक कारण हैं, फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। जो हमारा शिक्षा का मुख्य निर्धारण होता है समाज द्वारा स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यानी कि जो हमारी शिक्षा दी जाती है और शिक्षा के माध्यम से ही उसमें क्या करता है व्यक्ति, जो भी समाज में व्यक्ति रहते हैं वो इस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति क्या हो सके, आसानी से हो सके। समाज का आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आधार क्या है और उसकी आवश्यकताएं किस प्रकार की हैं, ये सभी बातें शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अतः बालक जिस समाज में रहता है और उसकी यानी कि जो बालक जिस समाज में रहता है उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं, यानी कि उसकी कुछ मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, एवं दर्शन होते हैं। और सामाजिक मूल्यों के अभाव में व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति को समाजोपयोगी बनाया नहीं जा सकता। संस्कृति जो हमारा कल्चर है, संस्कृति की सुरक्षा एवं संवर्धन ही समसामयिक दृष्टि से संशोधन प्रजातांत्रिक जीवन मूल्यों के लिए अनुशीलन होता है। और विज्ञान प्रौद्योगिकी का ज्ञान अन्य अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक, नैतिक प्रश्न आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण उपरोक्त के आधार पर ही होता है। जैसे कि हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति की क्या होती हैं, कुछ आवश्यकताएं होती हैं और आवश्यकताओं के आधार पर ही व्यक्ति क्या होता है, क्रियाशील होता है। मनुष्य तथा समाज की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि जो मनुष्य समाज में रहता है और उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं के आधार पर ही व्यक्ति क्या होता है, क्रियाशील होता है। और ये सारी आवश्यकताएं शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के आधार पर ही प्रदान करती हैं और इन आवश्यकताओं अर्थात शिक्षा के उद्देश्यों से ही हमारा जो पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण किया जाता है। और जो हमारा सिलेबस होता है उसमें क्या होता है, अगर शिक्षा का विकास समाज के सुधार में परिवर्तन करना है स्वरूप, यानी कि हमारी शिक्षा इस प्रकार की हो कि समाज का सुधार हो सके, उसी के आधार पर उसका क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो इसमें मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया था सामाजिक मूल्य, कि हमारे देश या समाज के कुछ सामाजिक मूल्य थे। हमारा सामाजिक मूल्य वो आदर्शवादिता पर आधारित है, लेकिन जो अन्य राष्ट्र हैं उनका स्वार्थवादिता पर आधारित है। तो इसलिए जो हमारी शिक्षा है उसमें सामाजिक मूल्यों को भी महत्वपूर्ण स्थान मिलता है और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज मैंने इसमें जो कारक है प्रभावित करने वाले, तो इसमें मैंने आपको सबसे पहला सामाजिक कारक बताया। सामाजिक कारक के अंदर मैंने आपको सामाजिक मूल्य बताया, तो ये आपका पहला पॉइंट है। जो दूसरा आगे है वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। तो आज की क्लास है जो आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद।